नमस्ते, सदावत्सले वत्रभूः में। आज हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल की चर्चा करने जा रहे हैं। वो पीआईएल 2016 में फाइल की गई थी और 2016 की पीआईएल का जो बेस था, वो आज 2 जजों की बेंच के सामने आया। आप सोचिए 2016 में वो केस फाइल हुआ था और 2016 के फाइल केस की सुनवाई 2025 में फाइनली हुई और 2025 में सुनवाई के बाद 2 जजेस की बेंच को ये महसूस हुआ कि ये मैटर टेक अप करने वाला है, ये बड़ी बेंच के पास जाना चाहिए और इसकी एक प्रॉपर उचित बेंच बननी चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास 2 जजेस की बेंच ने वो मामला रेफर कर दिया और रेफर करके ये तय करने के लिए कि चीफ जस्टिस उस पर एक उचित बेंच बनाकर सुनवाई पूरी करवाएँगे, इसके लिए फॉरवर्ड किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का जो जो राजनीति है, राजनीति का अपराधीकरण या अपराधीकरण की राजनीति। राजनीति का अपराधीकरण एक विषय है और अपराधियों के द्वारा राजनीति करना ये दूसरा विषय है। अब इसमें 2 प्रकार से टेकअप लिया जा सकता है, 2 प्रकार से विषय सोचा जा सकता है। एक विषय ये सोचा जा सकता है कि भई पॉलिटिकल लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती के मुकदमे राज्य सरकार ने लगा दिए, ज़बरदस्ती के मुकदमे अपोज़िशन लगवा दिया। मोस्टली केसेस में जब कोर्ट में मामला जाता है और छोटा-सा भी पॉलिटिशियन होता है, छोटा-सा पॉलिटिशियन मतलब एक मंडल का अध्यक्ष भी है या एक बूथ का अध्यक्ष है, वो भी अपने खिलाफ जब मुकदमा फाइल होता है तो कोर्ट के सामने जो प्ली लेता है, वो ये कहता है साहब मेरे अपोज़िशन ने षड्यंत्र करके हमारे खिलाफ ये करवा दिया क्योंकि मैं तो बड़ा भला भला आदमी हूँ लेकिन मुझे फँसाया जा रहा है। अब देखिए केस दहेज हत्या का होता है, केस 498 ए का होता है, केस अटेम्प्ट टू रेप का होता है, केसेस रेप के होते हैं और इतने गंभीर विषयों के केसेस पर भी ज़रा-सा भी पॉलिटिशियन कोर्ट में यही प्ली लेता है कि साहब हमें तो फँसाया जा रहा है और हम चूँकि पॉलिटिशियन हैं इसलिए अपोज़िशन के द्वारा फँसाया जा रहा है। तो एक बात तो ये आती है कि प्ली लेना और ये भी है कि भई उनको ज़बरदस्ती फँसाया जाना। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने पीछे ये तय कर दिया कि भई एमपी एमएलएस के मामले थोड़े शीघ्रता से निपटारा हो, इसलिए एमपी एमएलए कोर्ट अलग से बननी चाहिए। एमपी एमएलए कोर्ट जहाँ पर आवश्यकता हो, जहाँ केसेस की भरमार हो, वो हाई कोर्ट को कह दिया कि भई राज्य सरकार से मिलकर एमपी एमएलए कोर्ट बना दी जाए। रिपोर्ट में ये कहा गया कि केवल 10 राज्यों में ही जो एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आई, उसने कहा केवल 10 राज्यों में ही एमपी एमएलए कोर्ट है, बाकी राज्यों में नहीं है। उसका कारण ये भी हो सकता है जिन जिन राज्यों में ज़्यादा केसेस हो रहे होंगे, उनमें हुआ होगा, बाकी में नहीं हो रहा होगा इसलिए नहीं हो रहा होगा। लेकिन बाकी राज्यों में वो जनरल कोर्ट में ही चल रहा होगा, सीजेएम की अदालत में चल रहा हो या सेशन कोर्ट में चल रहा हो या जो भी कोर्ट में जिस जिस प्रोसीजर से सारे केसेस चलते हैं, उसी प्रोसीजर में वो केस फाइल हुआ होगा, चल रहा होगा। लंबा समय लगता है हमारे यहाँ जुडिशियल सर्विसेज़ में बड़ी आराम से काम करते हैं या लोड ज़्यादा रहता है, तो लोड ज़्यादा होने की वजह से, नंबर ऑफ जजेस कम होने की वजह से भी डिले होता है। बहुत सारे कारण हैं जिस पर लगातार चिंतन सरकार भी करती रहती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी चिंतन करते रहते हैं कि भई ये कैसे पेंडेंसी ऑफ केसेस को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इनका निपटारा किया जाए। लेकिन ये पीआईएल अपने आप में बता रही है कि भई कितनी चिंता है और कोर्ट ने भी जिस प्रकार से आज कमेंट करके उसको फॉरवर्ड किया है चीफ जस्टिस की अदालत के लिए और चीफ जस्टिस के लिए कि वो प्रॉपर बेंच बनाएँ, वो बता रहा है कि माननीय न्यायालय के दिमाग में भी ये बात है कि जो क्रिमिनल्स हैं, केजरीवाल जैसे लोग हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जो शातिर क्रिमिनल हैं, वो पॉलिटिक्स में उतर आए हैं और उसकी वजह से केवल पॉलिटिक्स गंदी नहीं हो रही है, पूरा देश सफ़र कर रहा है। पूरे देश के सामने ये संकट है और केजरीवाल के मामले में हमने सबने देखा भी कि किस प्रकार से वो मुख्यमंत्री रहते हुए इससे पहले तो ये होता था कि अगर किसी के ऊपर एलिगेशन होते थे, कोई जेल जाता था तो इस्तीफ़ा दे देता था। केजरीवाल ने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया था। केजरीवाल लगातार मिसयूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मिसयूज़ ऑफ लैकुनास ऑफ लॉ का इस्तेमाल कर रहे थे और वो जो कर सकते थे, वो सब कुछ कर रहे थे। दिल्ली के हर एक मामलों में घोटाला, हर एक मामले में मतलब अपराध और उसके बाद जेल जाना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पता कर लेना कि मनी ट्रेल तो है, उसके बावजूद इस्तीफ़ा ना देना।
और तमाम तरह के ड्रामे। हालाँकि दिल्ली की जनता ने वो तय किया, लेकिन दिल्ली की जनता ने तय करने में इतना समय 10 वर्ष लगा दिए, पहचानने में 10 वर्ष लगा दिए, जिस व्यक्ति के खिलाफ केसेज़ हों, जिस व्यक्ति का कॉग्निजेंस लिया जा चुका हो, उसके खिलाफ भी लंबा समय लगता है। ये चिंता की बात आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस विषय पर चिंता जता भी रहा था और उसको चिंता थी भी। मैं बताता हूँ मामला क्या है। पीआईएल 2000 पीआईएल 2016 में फाइल हुई। उसमें ये कहा गया कि भई जो क्रिमिनल्स हैं, जिनके ऊपर केसेस हो चुके हैं, जिनको सज़ा मिल चुकी है, सज़ा काटने के बाद वो वापस आते हैं और फिर से चुनाव लड़ते हैं, फिर से एमएलए बनते हैं, फिर से एमपी बनते हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ हार्ड केसेस हैं, जिस व्यक्ति को सज़ा मिल चुकी है, जो व्यक्ति प्रूफ हो चुका है कि एक क्रिमिनल है, वो सज़ा काटने के बाद या फिर अगली अदालत में जाकर जब अपील में जाता है तो सज़ा को स्टे करवा लेता है या वहाँ सस्पेंड करवा लेता है और फिर से चुनाव लड़ता है या फिर वो जेल में है और जेल से ही चुनाव लड़ता है और चला आता है। आपने वो इंजीनियर राशिद वाला मामला आज देखा ही होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को पार्लियामेंट में भाग लेने के लिए 2 दिन का पैरोल दे दी। आप सोचिए कि एक हार्डकोर क्रिमिनल बाहर निकल कर पार्लियामेंट में बैठेगा और वहाँ जाकर जवाब देगा। अरविंद केजरीवाल जो गंभीर आरोप में जेल में थे, वो बाहर आए और चुनाव लड़वा रहे थे। पूरी पार्टी को चुनाव लड़वा रहे थे। एक क्रिमिनल माइंड का आदमी पूरी पार्टी को चुनाव लड़वा रहा था और कोर्ट ने उसको जमानत भी दी थी। कोर्ट के सामने जो आज का प्रश्न था, वो ये था कि या उसका प्रोसीजर थोड़ा-सा समझ लीजिए किसी ने लिखा है विकास चौरसिया लिख रहे हैं ताहिर हुसैन। मैं कह रहा हूँ लगातार ताहिर हुसैन जैसे लोग जिसने अंकित शर्मा की हत्या की हो, मतलब एक आईबी ऑफिसर की हत्या की हो, उसके टुकड़े-टुकड़े उसके शरीर को लहू-लुहान करके फेंक दिया हो, कोई कैसे सोच सकता है? मैं उस विषय पर आता हूँ कि मामला क्या है। हम सब जानते हैं कि किसी खिलाफ भी अगर एफआईआर हुई है, तो हम ये मानते हैं एफआईआर हुई है तो कोई बात नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होगा, कोई गलत एफआईआर करवा सकता है, कोई दुश्मन भी एफआईआर करवा सकता है, विरोधी एफआईआर करवा सकता है, वो हो सकता है। एफआईआर किसी के खिलाफ हो गई, एफआईआर होने के बाद चार्जशीट लग गई, तब भी मैं मानता हूँ कि चार्जशीट बनाने वाला चूँकि पुलिस ऑफिसर होता है और वो राज्य सरकार के अंडर में काम कर सकता है करता है, हो सकता है किसी पॉलिटिशियन या राज्य सरकार के दबाव में लगा रहा हो। चार्जशीट कोर्ट में जब लगती है, तो उसके बाद कोर्ट उसको पढ़ने के बाद कॉग्निजेंस लेता है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेता है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंडर का कॉग्निजेंस नहीं होता, कॉग्निजेंस ऑफेंस का होता है, यानी कि जो एफआईआर दर्ज की गई, जिस अपराध के लिए वो अपराध हुआ है, ऐसा कोर्ट मानता है। जब अपराध हुआ है, कोर्ट मानता है, तो फिर जिसका नाम उसमें प्रपोज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, उस नाम पर उसको गिरफ्तार करके लाया जाता है। कोर्ट का कॉग्निजेंस लेना, याद रखिएगा, कोर्ट का कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान में लेना एक बड़ी घटना मानी जाती है। यानी कि न्यायालय प्रिमा फेसाई ये मानता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये चार्जशीट लगाई गई है, जिस अपराध के विषय में ये चार्जशीट लगाई गई है, वो अपराध हुआ है और जिस व्यक्ति के खिलाफ ये एलिगेशन लगाए गए हैं, वो संभावित अपराधी है। अपराधी उसको इसलिए नहीं कहते, आरोपी कहते हैं कि अभी सिद्ध नहीं हुए। लेकिन प्रिमा फेसाई कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेता है, प्रथम दृष्टया जब उसको लग जाता है कि ये व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और ये अपराध हुआ है। प्रथम दृष्टया ये लगना अपने आप में बताता है, अगर कोर्ट को लगता है प्रथम दृष्टया कि ये इसमें नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो वहीं डिस्चार्ज कर देता है। ऐसी परिस्थिति में वो क्वैश कर देता है और पुलिस को लगता है तो वो एफआईआर लगा देती है और केस को वहीं समाप्त कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन जब कोर्ट को लगता है कि कॉग्निजेंस जब लगता है कि अपराध हुआ है, तो वो कॉग्निजेंस लेता है, यानी कि संज्ञान लेता है। संज्ञान लेने के बाद बाकी कार्रवाइयाँ पूरी होती हैं और ट्रायल कोर्ट भेज देता है। ट्रायल कोर्ट के अंदर सबसे पहले चार्ज फ्रेमिंग होती है। चार्ज फ्रेमिंग से पहले जिसने एफआईआर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या जो वादी है, वो कोर्ट को ये बताता है कि उसके पास ये एविडेंसेस हैं और इन एविडेंसेस के आधार पर वो ये पाता है कि ये आरोप इसके ऊपर तय किया जाता है। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब आरोप पत्र बनाना। कोर्ट यहाँ पर ज़िम्मेदारी के साथ अगर एविडेंसेस में कुछ लगता है, तो आरोप तय करता है, एविडेंसेस में नहीं लगता है तो यहाँ डिस्चार्ज कर देता है। एविडेंसेस में कुछ लगता है तो आरोप तय करने के बाद ट्रायल चलाता है, प्रोसिक्यूशन को कहता है सिद्ध भी करो।
प्राइमा फेसाई कोर्ट को पता लग गया जिसने कॉग्निजेंस लिया, फिर ट्रायल कोर्ट के पास आया, उसने चार्ज फ्रेम कर दिए क्योंकि उसको अपराध पता लगा, उसने भी उसको कन्फर्म किया और उसके बाद उससे कहता है, "अब तुम सिद्ध और करो।" प्रोसिक्यूशन सिद्ध कर लेता है, तो उसके बाद डिफेंस का नंबर आता है। प्रोसिक्यूशन डिफेंस की जब जब दोनों की बहस हो जाती है, तो उसके बाद सज़ा देता है। यानी कि एक बार पुलिस ने कन्फर्म किया कि चार्जशीट बनाते समय, दूसरी बार कॉग्निजेंस कोर्ट ने कन्फर्म किया कि हाँ, तीसरी बार ट्रायल कोर्ट ने कन्फर्म किया कि मामला बनता है और चौथी बार ट्रायल कोर्ट ने सिद्ध करवाया और 5वीं बार जब ये स्टेज क्वालीफाई हो जाती है, तब ट्रायल कोर्ट इस नतीजे पर पहुँचता है कि व्यक्ति को सज़ा देनी है, ये अपराधी है। अब इस मामले में जब 5-5 जगहों पर ये बात कन्फर्म हो रही हो, कोर्ट के द्वारा कम से कम 2 अदालतें तो इसको तय करती ही हैं। मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि एफआईआर दर्ज हो, चलिए हम उसको निरपराधी मान लेते हैं। एफआईआर के बाद चार्जशीट लगे तब तक नहीं मानते हैं। कॉग्निजेंस ले लिया तब भी मत मानिए। लेकिन जिस दिन चार्ज फ्रेम हो गया उस दिन तो डीबार करिए, क्योंकि कोर्ट चार्ज तभी फ्रेम करता है जब उसको एविडेंस सफिशिएंट मानता है। तो जब चार्ज फ्रेम हो गया, उसके खिलाफ आरोप पत्र तय हो गया कोर्ट के द्वारा, उसके द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा नहीं, कोर्ट के द्वारा आरोप पत्र तय हो गया, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उसको डीबार कर देना चाहिए और यहां तक कि अपराधी सिद्ध हो गया, कन्विक्शन हो गया, अगली अदालत में गया तो स्टे कर दिया गया, अगली अपील में गया तो उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसकी उसके उसके जो सजा है वो फिर से चुनाव लड़ता है और यहाँ तक कि सजा जो अपराध वो कर रहा है उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, 3 साल की सजा मिनिमम बोल दी जाती है, 3 साल की सजा के बाद निकल आता है। ये पीआईएल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कह रही है कि कोई भी व्यक्ति अपराधी घोषित होने के बाद, किसी व्यक्ति का कन्विक्शन होने के बाद, सजा कितनी भी दी हो, किसी व्यक्ति के कन्विक्शन होने के बाद फिर से वो कैसे चुनाव लड़ सकता है, कैसे वो पॉलिटिक्स में आ सकता है, किस आधार पर वो मिनिस्टर बन सकता है, किस आधार पर वो सरकार चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालाँकि पिटिशनर्स को ये कहा कि भई आप प्रॉपर डेटा लेकर आइए, बड़ा डेटा लेकर आइए, ऐवें ही हम हवा में बात नहीं कर सकते। एमपी, एमएलए कोर्ट उसको जल्दी डिस्चार्ज करे। एमपी, एमएलए कोर्ट इसलिए बनाया गया है कि जल्दी केस का डिस्पोज़ल हो। तो वो कहते हैं कि भई एमपी, एमएलए कोर्ट भी जल्दी डिस्पोज़ल नहीं करता, मामला ही इतना लंबा होता है। हालाँकि एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि भई पता करके बताओ कि वाक़ई में कितना समय क्यों लगता है? एमपी, एमएलए कोर्ट में क्या समस्या है? कोर्ट ने ये भी कहा कि भई ये बात तो सही है कि कैसे किसी व्यक्ति को दोबारा चुनाव लड़वाया जा सकता है। अगर एक बार क्रिमिनल प्रवृत्ति उसकी पता लग गई, अगर एक बार ये कोर्ट के सामने सिद्ध हो गया कि भई ये अपराधी है, तो ऐसी परिस्थिति में वो दोनों चुनाव कैसे लड़ सकता है? वो दोबारा पॉलिटिक्स में कैसे आ सकता है? गंदा आदमी गंदगी ही फैलाएगा। रेप का कन्विक्ट है और दोबारा चुनाव लड़ने आ रहा है। डकैती का कन्विक्ट है, दोबारा चुनाव लड़ने आ रहा है। मर्डर का कन्विक्ट है, दोबारा चुनाव लड़ने आ रहा है। अटेम्प्ट टू मर्डर का कन्विक्ट है, दोबारा चुनाव लड़ने आ रहा है। दहेज हत्या का कन्विक्ट है, दोबारा चुनाव लड़ने आ रहा है। भई ये अपराधी लोग जब कन्विक्शन हो गया तो किस आधार पर इसको अलाउ किया गया? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट का यहाँ पर हवाला दिया गया और उसकी धारा 7, 8, 9 के तहत ये कहा गया कि भई 6 साल के लिए उसको बार कर दिया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सजा हो गई है, तो सजा होने के बाद 6 साल तक उसको चुनाव लड़ने से रोका जाता है। कोर्ट के सामने जो सवाल था वो ये था कि 6 साल के लिए क्यों रोकना, उसको हमेशा के लिए बार क्यों नहीं कर देना? ऐसा व्यक्ति जो अपराधी हो चुका हो, अपराधी घोषित हो चुका हो, ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमा हो चुका है, जिसके खिलाफ सेटल हो चुका है और फिर भी उसको 6 साल के लिए क्यों बार करना, उसको परमानेंट बार क्यों नहीं करना, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन में क्यों नहीं लाना? ऐसे व्यक्ति को परमानेंटली डिस्क्वालीफाई घोषित कर देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात से प्रीमा फेसाई एग्री हुआ और एग्री होने के बाद उसने मामला चीफ जस्टिस की अदालत में भेज दिया। चीफ जस्टिस अब प्रॉपर बेंच बनाकर इसको तय करेंगे और इधर केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया और नोटिस करके कहा कि किसी भी अपराधी को क्यों नहीं परमानेंटली डीबार कर दिया जाए, क्यों ना उसको परमानेंटली चुनाव लड़ने के लिए रोक दिया जाए, क्यों उसको कन्विक्शन के बाद भी चुनाव लड़ने दिया जाए। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस पर नई बेंच बनाएँगे, उसकी प्रॉपर सुनवाई करेंगे, जो भी होगा। लेकिन मेरा कहना इससे पहले का है। मैं कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को चार्ज फ्रेम होने के बाद और किसी भी अदालत में चार्ज 1 डेढ़ साल में फ्रेम हो जाते हैं।
किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गए जिसमें कोर्ट ने प्राइमा फेसाई ये मान लिया कि इसने अपराध किया हो सकता है, इसके खिलाफ स्ट्रांग एविडेंसेस हैं, जब तक कि वो रिब्यूट ना कर दिए जाएँ, जब तक कि उनका खंडन ना कर दिया जाए, तब तक एविडेंसेस हमारे पास हैं। और इसी आधार पर वो चार्ज फ्रेम करता है, आरोप पत्र तय करता है। जबकि पहले चार्जशीट लग चुकी है, चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया जा चुका है, कॉग्निजेंस के बाद फाइल ट्रांसफर हो चुकी है, प्रॉपर कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट उसको देख चुका है और चार्ज फ्रेम भी कर चुका है। इतना काम जब जुडिशरी के पास हो चुका है, तो फिर उसको क्यों अलाउ करना चुनाव लड़ने के लिए? केजरीवाल जी के साथ यही बात थी कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार करने के बाद चार्जशीट तैयार करी सीबीआई ने, चार्जशीट में कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्ज फ्रेम होने से पहले चार्जशीट लग गई। चार्जशीट के बाद अब स्टेज आ गई है, तो अब इनको चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों देना? मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि ऐसे लोगों को जब तक आरोप पत्र उनके ऊपर है और जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाएँ कोर्ट से, मेरा मानना ये भी है कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट में छोड़े जाएँ, उनको भी चुनाव लड़ने से डीबार कर देना चाहिए। भई कितने लोग इस प्रकार के देश में होंगे? आज की तारीख में जो एमिकस क्यूरी कह रहा है, वो कह रहा है पार्लियामेंट में भी 60% लोग ऐसे हैं, जिनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुका है, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुका है। जब 60% लोग ऐसे हैं पॉलिटिक्स में, अब ये जब तक ट्रायल-वायल चलेगा और सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, तब तक तो उनका टेन्योर भी निकल जाएगा और उनकी उम्र भी निकल जाएगी, बच्चा चुनाव लड़ने चला आएगा, फिर आप क्या करोगे उनका? इसलिए मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट तय करना चाहिए, इसमें नज़ीर बनानी चाहिए और अगर कुछ लोगों को इससे कष्ट हो, उनके हो सकता है कि कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट्स इसमें इन्फ्रिंज हो रहे हों, हालाँकि नहीं होने चाहिए। तो ऐसे 10, 20, 50, 100 लोग या 10-20 लोग जो बहुत ईमानदार हैं लेकिन मुकदमे की वजह से उनको रोका जा सकता है, उससे 150 करोड़ लोगों की हानि नहीं होती। ये लोक नीति है। कि अगर 2-4 लोगों को वो करके और इंडियन पिनल कोड में या आजकल के बीएनएस में एक्सीडेंट इन नीड्स को हम कहते हैं एक्सीडेंट इन नीड का मतलब ये होता है कि आवश्यकता थी, कोई व्यक्ति जा रहा था रोड पर, उस पर 5-7 लोग खड़े थे, ब्रेक मारने की कोशिश करी, नहीं बच पाया, उसने गाड़ी मुड़ाई, मोड़ने के बाद एक व्यक्ति सामने खड़ा है जिसके ऊपर कार चढ़ गई। एक्सीडेंट था, लेकिन उन 7 को बचाने के लिए एक के ऊपर अगर चढ़ गई तो ये इन नीड्स होता है और नीड्स की पोजीशन में वो क्षमा के योग्य होता है। अगर ऐसे 10-20 लोगों के साथ देश में कुछ ऐसा हो भी जाए, धोखे से ही हो जाए, तो भी 150 करोड़ लोगों के साथ न्याय होगा। ये जो 60% लोग क्रिमिनल्स कोर्ट में उसमें चले आते हैं पार्लियामेंट में या हाउस में या तमाम तरह के जनप्रतिनिधि हमारे देश में चले आते हैं, उनसे तो कम से कम बचाव होगा। क्लीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए अगर कुछ लोगों को रोका जा सकता है और जो लोग भले लोग होंगे, उनको अगर चुनाव लड़ने से धोखे से किसी कारणवश वो रुक जाते हैं, तो मुझे लगता है इसमें हानि नहीं है, इसमें देश का लाभ है। और मेरा मानना बिल्कुल साफ है, ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप कर ली है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद 60% जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके ऊपर इससे गाज गिर सकती है, 60% पॉलिटिशियंस को इससे नुकसान हो सकता है और नुकसान कुछ नहीं हो सकता, देश का भला हो सकता है। जो क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, वो रोका जा सकता है। केजरीवाल जैसे लोगों को पैदा होने से ही रोका जा सकता है और उनको रोका जाना अति आवश्यक है। आप लोगों को लगता है कि ये विषय ऐसे जैसे मैंने आपको समझाया, इस अनुसार टेक अप होना चाहिए, तो लिख कर ज़रूर बताइएगा। उससे हमारी टीम का उत्साह बढ़ता है। दूसरी एक बात और है कि ये जो वीडियो जा रही हैं, जो लेक्चर्स जाते हैं, इनमें तो वो मिलते हैं सब्सक्राइबर, लेकिन आफ्टर ऑल सब्सक्राइबर कैसे कम हो जाते हैं? वो पता नहीं क्या होता है। आप कहीं डीसब्सक्राइब तो नहीं हो गए हैं? आप कहीं अनसब्सक्राइब तो नहीं हो गए हैं? और ये जो यूट्यूब एनालिटिक्स है, ये वीडियोज़ को हमारी इस तरह की वीडियोज़ को बढ़ाता भी नहीं है। वो तभी बढ़ेगी जब आप शेयर करेंगे अपने पोर्टल पर। जब आप शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप पर, आप शेयर करते हैं अपने फेसबुक पोर्टल पर या आप शेयर करते हैं पर्सनल अपने यूट्यूब के माध्यम से भी, तो ही ये आगे बढ़ती हैं, नहीं तो नहीं बढ़ती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी बहुत सारे गेम हो सकते हैं, बहुत सारे लोग खेल खेलते हैं। लेकिन अगर सज्जन शक्ति ज़्यादा है, तो दुष्ट शक्तियों को परास्त करना सज्जन शक्ति का भी काम है।
आप सज्जन शक्ति हैं, इसलिए दुष्ट शक्तियाँ अगर इस पर कुछ रिपोर्टिंग वगैरह कर रही हों, तो उससे ज़्यादा आप शेयर और लाइक कर देंगे, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, तो उस मुझे लगता है वो अपने आप परास्त होंगी। मैं जो काम कर रहा हूँ, उसमें आपका ये एक केवल सहयोग है, उतना कर सकते हैं, तो वो ही हमारे लिए बहुत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।